हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले थे किस चैप्टर के, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था 5th सेमेस्टर का बीएससी 5th सेम का केयूके का सिलेबस, जो कि ओल्ड एनईपी यानी एनईपी से पहले के जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है पेपर। और इस पेपर में हम सेक्शन बी कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल दी गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज सिलेबस शुरू करवाना था और इस सिलेबस में आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। प्रिंसिपल है एनएमआर का, पीएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, पीक एरिया एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद फुल नेम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसको याद करने के लिए इसका प्रिंसिपल काफ़ी इजी है, आपको याद भी हो जाएगा। बट पहले आपको ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 टर्म्स आई हैं आपके पास। न्यूक्लियर वर्ड आया है, न्यूक्लियर ऑब्वियस है, डील करता है आपका न्यूक्लियस से। किसी भी एटम में, एलिमेंट के आपके पास न्यूक्लियस अवेलेबल होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेसिक जो आपका कंसेप्ट है, राइट। और मैग्नेटिक का मतलब है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि आपके पास न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, फिर उसमें कुछ बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। और फिर हम बात करेंगे थर्ड टर्म की, दैट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस का मतलब है कि जब आप कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी चीज़ पे, राइट, तो उस न्यूक्लियस की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब वो दोनों मैच कर जाएंगे देन देयर विल बी ट्रांजिशन, और उस ट्रांजिशन को हम ऑब्जर्व करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये बेसिक सा कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाया गया प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि ब्लॉक और पर्शल इन्होंने डेवलप किया था, इसको डिस्कवर किया था। और ऐसा नहीं है, देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट यू आर एनालाइजिंग। यदि आप प्रोटॉन को एनालाइज कर रहे हैं, प्रोटॉन मतलब कि हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन, जो प्रोटियम है आपका, उसको, राइट, 1 हाइड्रोजन, तो उसके केस में हम कहेंगे पीएमआर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम। यदि आप कार्बन 13 को एनालाइज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस है। फ्लोरीन को यदि आप एनालाइज कर रहे हैं तो फ्लोरीन एनएमआर, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस एनएमआर। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रोटॉन के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, आपके पास नेचर या काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक है जहां हम डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एटम्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है बात, ओके। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर में आउट ऑफ दीज 4 हम पीएमआर सिग्नल्स को स्टडी करने वाले हैं, प्रोटॉन एनएमआर। उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी हैव टेकन 13 कार्बन, नॉट 12 कार्बन। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12 होता है ना, बट हमने क्या लिया है 13 कार्बन। सो क्या कोई क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं? राइट, वो क्राइटेरिया आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जितने भी न्यूक्लियस है उनकी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियर स्पिन हम एनएमआर में उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे है, क्या होता है, फिलहाल ये समझिए। जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन हमारे चारों तरफ घूमते हैं न्यूक्लियस के। अब क्या है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की भी स्पिन होती है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है हाफ। सिमिलरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की भी स्पिन है। अब प्रोटॉन जितने होंगे या न्यूट्रॉन जितने होंगे उन सब की इंडिविजुअल स्पिन को हम सम अप करेंगे और रिजल्टेंट स्पिन हमें मिलेगी। वो किसकी होगी? न्यूक्लियस की।
इसलिए उसे कहा जाता है न्यूक्लियर स्पिन। ओके, इफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, nucleus as a whole will have resultant nuclear spin, and this nuclear spin is the main criteria for selecting the element. ओके, अब जो स्पिन है दैट कुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, ये किस पेज पे डिसाइड किया गया है? ये देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए सभी एलिमेंट्स को। या तो एटॉमिक मास आपका ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। यदि आपके एटम के न्यूक्लियस का या एटम का जो मास है वो ओड है और एटॉमिक नंबर चाहे इवन हो या ओड हो, केवल आपको क्या नोट करना है? एटॉमिक मास। वो यदि ओड है तो न्यूक्लियर स्पिन रहेगी हाफ में, 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी, 5/2 भी, कुछ भी हो सकती है। यदि एटॉमिक मास आपका इवन है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी इवन है तो स्पिन रहेगी 0, यानी ये भी इवन ये भी इवन, दोनों इवन है तो 0, यानी कि NMR एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, वही यदि आपका एटॉमिक मास इवन है बट एटॉमिक नंबर आपका ओड है तो मल्टीपल में रहेगी स्पिन, यानी कि हाफ में नहीं, मल्टीपल में, 1, 2, 3 इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे शुरुआत में हमने लिया जैसे 1H1, राइट, दिस इज द प्रोटॉन, राइट, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है आप देख सकते हैं 1 इज द ओड, राइट, और ओड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे। तो मास देखिए, मास क्या है? ओड, तो मास ओड है और यानी ये इस कैटेगरी में लाई करता है। तो स्पिन कितनी होगी इसकी आप देख सकते हैं 1/2 है। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एटॉमिक मास ओड, ओड आते ही आंख बंद करके आप समझ लीजिए कि 1/2 के मल्टीपल में रहने वाले हैं। इन सब की स्पिन कितनी है? 3/2। यहाँ पे ये ओड आ गया, कितनी स्पिन है? 5/2। अब इन मॉलिक्यूल्स को देखिए, इन एलिमेंट्स में मास क्या है? इवन, यानी कि अब 2 कैटेगरी बन सकती है, इवन है सभी का। हमने देखना है एटॉमिक नंबर, अब वो भी इवन है और दोनों इवन है तो मैंने कहा था कितनी स्पिन होनी चाहिए? 0, तो इनकी स्पिन कितनी है? 0। और यही वजह है मैंने जो आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि हमने यहाँ पे कार्बन के साथ 12 कार्बन क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ 13 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि 12 कार्बन आपका न्यूक्लियर स्पिन कितनी है? 0 है, दैट इज NMR इनएक्टिव, NMR इनएक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ड्यूटेरियम है, यहाँ पे एटॉमिक मास इवन है बट एटॉमिक नंबर क्या है? ओड, तो मल्टीपल में स्पिन रहेगी, इनकी स्पिन होती है 1। ऐसे ही 14 नाइट्रोजन। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। और जब वो मूवमेंट करेगा तो चार्ज जब मूव करता है तो फिजिक्स लॉ क्या करता है? देयर विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। रोटेटिंग चार्ज क्या करेगा? दैट वुड जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ इट्स स्पिन। जिस एक्सिस पे वो रोटेट करने लग रहा है उस एक्सिस पे आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और यही वजह है कि जितने भी न्यूक्लियस है जिनकी न्यूक्लियर स्पिन है दैट वुड बी बिहेविंग एज अ टिनी बार मैग्नेट, और उनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी रहेगी। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल एक इसको बार बार स्टडी करेंगे हम प्रोटॉन को। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स की बात करें। देखिए आपने आई की वैल्यू देख ली स्पिन स्टेट की, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 1/2 भी, 3/2 भी, कुछ भी, राइट। तो कितनी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं उसका फॉर्मूला आप ये याद रख लो, 2i+1। इसमें आई की वैल्यू पुटअप करनी है, जितनी वैल्यू आएगी उतनी स्पिन स्टेट्स विल बी पॉसिबल फॉर दैट न्यूक्लियस टू बी स्पिन करने के लिए उतनी स्टेट्स उसकी पॉसिबल है। अब एग्जांपल के लिए हमने लेट्स सपोज 1/2 है प्रोटॉन की, वो पुटअप कीजिए। सो 2 × 1/2
+1, क्या वैल्यू आई, ये से ये काट दीजिए, 1 आ गई वैल्यू, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो यानी कि प्रोटॉन के केस में आपको केवल 2 स्पिन स्टेट्स मिलेंगी और उनकी वैल्यू क्या रहेगी, -i से +i। ठीक है, i क्या था, हाफ। तो यानी कि 2 स्पिन स्टेट कौन कौन सी है, 1/2 एंड -1/2, ये 2 स्पिन स्टेट्स है। ठीक है, तो अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि न्यूक्लियस का भी अब अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो अब क्या है, सपोज कीजिए कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो उस केस में हर न्यूक्लियस की अपनी अपनी डायरेक्शन रहेगी, अलग अलग, रैंडमली है ओरिएंटेड। ठीक है, अब क्या है, ये सभी के सभी बार मैग्नेट की तरह है। अब इनको यदि मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, स्पिन स्टेट्स कितनी थी, 2, या तो +½ या -½ और उनको हम शो करते हैं या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सभी टाइनी मैग्नेट अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, या तो वो पैरेलल हो जाएंगे लाइक दिस, या अपोज करेंगे लाइक दिस। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे कि कौन अपोज करेगा कौन नहीं और क्या स्पिन स्टेट रहेगी। फिलहाल केवल ये समझ लीजिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सभी को रेगुलेट कर देगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा केवल 2 स्पिन स्टेट्स में, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो यही बातें हमने यहाँ भी कही है। व्हेन अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन्स, या जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स कहेंगे यहाँ पे, is placed in external magnetic field, then proton may assume one of 2 possible orientation। वो मैं बता ही चुका हूँ, 2 स्पिन स्टेट्स हैं, या तो +½ या -½ तो +½ किसको हम शो करते हैं, इस स्टेट को जहाँ पे डायरेक्शन क्या है मैग्नेट की, इन द पैरेलल विद द एक्सटर्नल मैग्नेट, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मान लीजिए। तो 2 न्यूक्लियस अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि अपवर्ड रहे, पैरेलल रहे, तो उन न्यूक्लियस को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, +½ न्यूक्लियस है, और -½ कौन से हैं, जो कि अपोज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और इसको समझने का तरीका देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है सर्कल, और इस सर्कल पे आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, जहाँ पे ये सपोज कीजिए ये तो आपकी है फिंगर्स अराउंड द बॉल, और ये आपका क्या आ गया, थंब। ठीक है, राइट हैंड आप लीजिए और कर्ल कीजिए इस स्फीयर के अलोंग इस डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली आपका थंब कहाँ रहेगा, अपवर्ड। ठीक है, तो यदि ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें मूवमेंट है, स्पिन करता है न्यूक्लियस, तो डायरेक्शन कहाँ रही मैग्नेटिक फील्ड की, जो न्यूक्लियस जनरेट कर रहा है वो अपवर्ड रही। तो वो सभी न्यूक्लियस जिनकी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कौन सी स्पिन में है, वो है +½ में, और जो अपोज करेंगे वो है आपके -½ में। ठीक है, अब इनमें से एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, आप खुद समझिए। देखिए, जो धारा के साथ बहेगा ना, उसको अपनी कम एनर्जी लगानी पड़ती है। नदी में यदि आप तैरना सीख रहे हो तो आप समझ जाएंगे, यदि आप नदी के प्रवाह के साथ साथ बहोगे तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, लेकिन यदि उससे अपोजिट चलना है तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो वही सिनेरियो ये है, -½ स्टेट का एनर्जी वुड बी मोर, इसकी एनर्जी रहेगी ज़्यादा और इसकी एनर्जी रहेगी कम। और वो कैसे है, वो यहाँ देख सकते हो आप, ये देखिए, ये आपके पास -½ है और ये ग्राउंड स्टेट आपकी क्या है, +½ सो इन द केस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन के केस में जो ग्राउंड स्टेट है उसकी न्यूक्लियस स्पिन क्या है, +½ और एक्साइटेड स्टेट उसकी क्या है, -½ और इस डायग्राम को देख के आप समझ जाए, ये देखिए ये क्या है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड। हम इस डायरेक्शन में यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ये 1400 था,
फिर 23,500 ओम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करती। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ करेंगे, ये जो डिफरेंस है ना दोनों स्टेट के बीच का एनर्जी गैप, वो इंक्रीज करेगा, दैट वुड बी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की स्पिन है, उस स्पिन की वजह से प्रोटॉन के केस में केवल 2 स्टेट्स बचती है 2i+1 मेथड से, जहाँ पे +12 -12। ओके, +12 पैरेलल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, यही वजह है उसकी एनर्जी है कम। -12 अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और यही कारण है कि उसकी एनर्जी है ज़्यादा। तो हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट वुड बी -12, ग्राउंड स्टेट वुड बी +12, और दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, डिफरेंस है एनर्जी का, दैट वुड बी इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा इनके बीच का गैप रहेगा। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर कि एनएमआर का एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या है। देखिए, आपने एक ये टॉय आता है बच्चों के लिए, स्पिनिंग टॉय। आपने स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, जहाँ पे हम एक चरखी से चलाते हैं। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, साथ के साथ ये अपनी ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी कर रहा है। ठीक है, इन दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की मूवमेंट है ना, वो काफ़ी हद तक इसी प्रकार की होती है, प्रिसेशनल। इस प्रकार की मोशन को, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ए प्रिसेशन। और न्यूक्लियस बिहेव करता है लाइक अ स्पिनिंग टॉप इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे तो घूमता ही है, साथ ही में ये जो एक्सिस है इसके अराउंड भी रोटेट करता है। ठीक है, यहां भी रोटेट कर रहा है, साथ ही में जो ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है, इसके अराउंड भी रोटेट करेगा, अपने आप को मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है न्यूक्लियस का बिहेवियर। अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल एनएमआर में न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस की बात हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड की बात आपको कर दी मैंने। अब रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है वो समझाने जा रहा हूँ, वो समझिए। ये आपका रोटेट करने लग रहा है लार्मर फ्रीक्वेंसी पे। लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रिसेशन होने लग रहा है। ठीक है, या उस फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है। अब क्या है, आप इस पे न्यूक्लियस पे इंसिडेंट कीजिए रेडियो वेव्स। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के कुछ ना कुछ तो एनर्जी गैप होगा, किसका, बिटवीन द -12 एंड +12 स्टेट, इनके बीच का कुछ तो एनर्जी गैप होगा ही इस मैग्नेटिक फील्ड में। मान लेते हैं वो इवन है, मान लेते हैं। और जो आपने लाइट इंसिडेंट की, लाइट एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, hν = hν, आइंस्टीन की इक्वेशन है फेमस, राइट। यहाँ पे भी मान लेते हैं इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी E2 है। तो जब ये E2 और E1 इक्वल हो जाएंगे, when E1 would be equal to E2, E1 तो फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपने बढ़ाते गए या घटाते गए जो भी है, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये अपनी स्पिन को चेंज कर देगा। न्यूक्लियस अपनी स्पिन को चेंज कर देगा, +12 डायरेक्शन से -12 यानी अपोज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें मिलता है ट्रांजिशन, और वो ट्रांजिशन हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा में एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यही बातें हैं। देखिए, when a nuclear magnet is placed in external magnetic field, it will experience a force perpendicular to axis of nuclear magnet, which will tend to align it with field. Since the nuclear magnet is spinning
It will not align with external magnetic field, but it will precess at the frequency called as a Larmor frequency. Okay, जितना स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही स्ट्रोंग आपकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, ठीक है, उतनी ही तेजी से वो रोटेट करेगा. So when precessional frequency is exactly equal to frequency of EMR, electromagnetic radiation, the absorption occurs and nuclei in lower energy spin state flip to higher energy spin state, यानी प्लस हाफ से माइनस हाफ स्टेट में चला जाएगा. When this occurs, the radio frequency beam are said to be in resonance. तब कहा जाएगा कि भाई रेजोनेंस हो चुका है, and this resonance is due to magnetic property of nuclei, and hence this is called as an NMR, nuclear magnetic resonance. ओके, अब यदि एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, फॉर्मूला आपका ये रहेगा, दिस वन, जहाँ पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया उसकी एनर्जी, जहाँ पे गामा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो है, ठीक है, आप देख सकते हैं 26,750 है फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन. एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है. एच नोट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ देख सकते हैं जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ एच नोट की वैल्यू रहेगी, जितना हाई एच नोट होगा उतना ही हाई डेल ई. डेल ई क्या था, दोनों स्पिन स्टेट्स का गैप, उतना ही ज़्यादा गैप रहेगा, ठीक है. अब यदि हम ये देखना चाहें कि भाई दोनों स्टेट्स में से न्यूक्लियस, देखिए 1 मोल की भी ना बात करें, आप छोटे से छोटा सैंपल भी ले लीजिए किसी कंपाउंड का. एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मीथेन है, मीथेन में 4 प्रोटॉन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है. सो एक मॉलिक्यूल में 4 हैं और 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो अब वो सभी प्रोटॉन या तो प्लस हाफ स्टेट में हो सकते हैं या माइनस हाफ स्टेट में. तो उनकी जो स्टैटिस्टिक्स है, संख्या है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन को, जहाँ पे द रेशो एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अपर स्टेट. अपर स्टेट कौन सी थी, माइनस हाफ वाली. लोअर स्टेट कौन सी है, प्लस हाफ वाली. तो इन दोनों के रेशो नंबर का दैट वुड बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, जहाँ पे डेल ई क्या है, चेंज इन एनर्जी है, ठीक है, और एच प्लैंक कांस्टेंट था, बताइए आपको, ठीक है. तो के इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टेम्परेचर है. तो इस इक्वेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों स्टेट्स में रेशो क्या है. ओके, सो नॉर्मल टेम्परेचर आपका 298 लेते हैं हम स्टैंडर्ड 25 डिग्री पे. तो 298 केल्विन पे यदि 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आपका इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में 1,09,000 न्यूक्लियर वुड बी इन लोअर स्पिन स्टेट, ठीक है. लोअर स्टेट में कितने हैं, 1,09,000, एंड अपर स्टेट में कितने हैं, 1,00,000. तो ये तो 9 न्यूक्लियस है, केवल इनका खेल है. ये 9 न्यूक्लियस ही डिसाइड कर रहे हैं सिग्नल आएगा नहीं आएगा, ठीक है. तो ये रेशो आप देख सकते हैं, एनर्जी गैप काफ़ी कम है, बट स्टिल दिस 9 न्यूक्लियाई वुड डिसाइड द सिग्नल ऑफ द पीएमआर, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिग्नल. इस सिग्नल की वजह ही यही है, ठीक है. अब सपोज कीजिए एक केस आता है कि आपके पास दोनों ही स्पिन स्टेट्स में इक्वल नंबर हो न्यूक्लियस के, तो उस केस को हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. और सैचुरेशन पॉइंट जब भी आ जाएगा तो आपके पास कोई सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है. तो ये अवॉइड ही किया जाता है. अब बात करते हैं पीएमआर सिग्नल्स की, कि सिग्नल आपका कैसा शो होता है, कैसा नहीं, ठीक है. तो उसके ये इक्वेशन मैंने पहले बता दी, अभी अभी आई थी, जो वही इक्वेशन है, ठीक है. अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है. लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे,
और सिग्नल आया, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल जो कि इस साइड आएंगे टुवर्ड्स द राइट, दैट वुड बी टर्म्ड एज अ हाई फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हाई, सो हाई फील्ड सिग्नल। और जो लोअर साइड में आएंगे उनको कहा जाएगा डाउन फील्ड सिग्नल। ये अप फील्ड है, ये डाउन फील्ड है, हाई फील्ड है, लो फील्ड है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखना। अब ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं पोज कर रहा हूँ, पोज मतलब इस पे काफ़ी समय रुकेंगे हम, आप पढ़ सकते हैं इसे। So PMR signal is obtained at some value of the field strength at which energy required to flip proton becomes equal to energy of AMR, यानी E1 और E2 इक्वल हो जाए, उसकी बात कर रहा है। So therefore all the protons in molecule will absorb exactly at the same magnetic field strength। तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे सभी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। और ये काफ़ी फॉर्चुनेट है, खुशी की बात है, नहीं होता, क्योंकि तभी तो ये सिग्निफिकेंस है पीएमआर का, राइट। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट वुड एब्जॉर्ब एट सिंगल सिग्नल एंड इट विल बी ऑफ लिटल यूज, बट इन प्रैक्टिस दे डू नॉट एब्जॉर्ब एट सेम फ्रीक्वेंसी। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सारे आगे आएंगे। मेन रीज़न क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच प्रोटोन एब्जॉर्ब्स, जिस फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आप इंसिडेंट कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड विच दैट प्रोटोन एक्चुअली फील्स। देखिए दोनों में फर्क है। अब आप इसको इस बात से समझ सकते हैं, ठीक है। ये सपोज आपके पास प्रोटोन है, अब इस प्रोटोन को ज़रूरी नहीं है आपके पास, मान लीजिए दो प्रोटोन है, ये ज़रूरी नहीं है ये दोनों ही, मान लीजिए आपने H1 मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को रख दिया, तो H1 मैग्नेटिक फील्ड में इसकी भी आपकी सेम फ्रीक्वेंसी हो या एनर्जी गैप सेम हो स्पिन स्टेट का, और इसका भी सेम हो, दोनों का सेम हो, ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रोटोन फील कुछ और करता है, ठीक है, और एक्चुअल में उसको प्रोवाइड कुछ और करवाया जाता है, तो वो समझेंगे कैसे। द प्रोटोन एक्चुअली फील्स एंड दिस इफेक्टिव, इसको टर्म को कहा जाता है, जो फील्ड वो महसूस कर रहा है प्रोटोन, उसको कहा जाएगा इफेक्टिव। सो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए आपने 10 टेस्ला का फील्ड लगाया, बट प्रोटोन कितने का फील्ड फील कर रहा है, 8 का ही, ठीक है। तो दोनों बराबर तो नहीं हुए ना, ठीक है। सो ऐसे ये 8 को हम कहेंगे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, और 10 जो आपने लगाया था टेस्ला, दैट इज द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों इक्वल नहीं होते। दिस इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ विच प्रोटोन फील्स डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकल एनवायरनमेंट, यानी उस न्यूक्लियस के अराउंड, उस हाइड्रोजन एटम के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। क्यों, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए बीच में, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की भी कितनी स्पिन स्टेट्स थी, हाफ। नेगेटिव चार्ज है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने लग रहा है, जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन कर रहा है, न्यूट्रॉन कर रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक फील्ड अपना होना चाहिए? तो जब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये किसके चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के, तो वो प्रोटॉन को, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। समझिए इस बात को। यह आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आपने बोम्बार्डमेंट किसकी की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया 10 टेस्ला का, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर इस प्रकार से घूम रहा है कि इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, सॉरी इसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये इस प्रकार से घूमेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपोजिट हो। अब मान लीजिए ये 1 टेस्ला इंड्यूस कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहेगा कि 9 टेस्ला है,
Now this 9 Tesla would be felt by the nucleus. समझ में आ गया? इसलिए इस 9 टेस्ला को हम कहेंगे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 10। और रीजन क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आपका चार्ज पार्टिकल है, अपनी न्यूक्लियस अपनी स्पिन स्टेट पे भी मूव कर रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड भी मूव कर रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो ईच प्रोटॉन और सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन विल हैव स्लाइटली डिफरेंट एनवायरनमेंट देन अदर एंड हेंस विल एब्जॉर्ब एट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टू एक्सपीरियंस द एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ से पता लगता है इफ एट अ गिवन रेडियो फ्रीक्वेंसी द प्रोटॉन्स हैविंग डिफरेंट एनवायरनमेंट experience same effective field strength but absorb at a different magnetic field strength। तो यानी कि वो फील तो उतने ही टेस्ला का करेंगे कि 10 टेस्ला आपने लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल वुड बी सेम वन बट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डिफरेंट, वो चेंज होएगा। तो यही बात है और यही प्रिंसिपल है और यही रीज़न है कि वाई डिफरेंट प्रोटॉन्स that is a different in the locality of the electron density जिनकी different है, जिसकी वजह से आपका local environment different है और इसी की वजह से ही ये फील्ड डिफरेंट करेंगे, तो सिग्नल भी अलग अलग ही आएगा। ओके, सो ये था बेसिक सा प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की जिसकी हेल्प से हमें ये ग्राफ मिलेगा, NMR स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब आपके पास देखिए दो, अब तक यदि आप समझ पाए होंगे, दो कंसेप्ट का रोल है इस प्रिंसिपल में। एक तो क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन, एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जंग है, ठीक है, यदि आम भाषा में आपको समझाया जाए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि देखिए एच नोट भी किसके प्रोपोर्शनल था, एनर्जी गैप के, आपको इक्वेशन में बताया था, और रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी एनर्जी है। जब ये दोनों मैच करेंगे तब जाके सिग्नल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तब जाके सिग्नल एब्जॉर्ब करेगा। अब आपके पास एक चॉइस तो क्या है कि आप इसको कांस्टेंट रख दो, रेडियो फ्रीक्वेंसी को, और एच नोट को इंक्रीज डिक्रीज कर लो, चेंज कर लो। एक तो मेथड है ये। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप एच नोट था ना, दो इसको कांस्टेंट रख दो, रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो। समझ में आ गए? तो या तो इसको फिक्स रख लो या इसको फिक्स रख लो और दूसरे को वेरी कर दो। अब हम जो मोस्ट प्रैक्टिस में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है, आरएफ को कांस्टेंट, और एच नोट को हम बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर्स। और ये आपके पास सैंपल है, देख सकते हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का जनरेटर है। यहाँ आपके पास मॉलिक्यूल है तो सैंपल जिसका एनएमआर लेना है, और ये चारों तरफ जो कोयल घूम रही है ये किसकी है, आपकी डिस्क की। और ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा सैंपल को और रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंसर्ट कर दिया, इंसिडेंट कर दिया, और आपको सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है। और इसी का एडवांस वर्जन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का, कंटिन्यूस वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर भी आता है, एफटी एनएमआर। और इस वीडियो में आज का लास्ट टॉपिक दैट इज द सोलवेंट यूज। अब एक बात बताएं, हम कौन से एनएमआर को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने लग रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर यानी 1H1। यदि मेरे सोलवेंट में भी ये एटम हुआ तो ये भी सिग्नल देगा, तो इसलिए हमें सोलवेंट कौन से चूज करने जिनमें ये ना हो, राइट। तो इसलिए जो यूज किए जाने वाले सोलवेंट है वो है, जैसे आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। ड्यूटीरिएटेड एसीटोन, एसीटोन में क्या होता है CH3, हाइड्रोजन की जगह इसका आइसोटोप लगा दीजिए, दैट इज द ड्यूटीरियम। ऐसे ही ड्यूटीरिएटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ठीक है, ऐसे ही बेंजीन। सो ऑल ऑफ देम कुड बी यूज्ड इन द
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए सोलवेंट, राइट। तो यहाँ तक था ये आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है, देखिए NMR के बारे में पढ़ा, बेसिक क्या डेफिनेशन या क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके पास न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, प्रिंसिपल क्या है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उसके बाद स्पिन स्टेट्स कौन कौन सी है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ वगैरह क्या है। और लास्ट में अब ये हमने देखा कि सॉल्वेंट्स कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। किसी भी बच्चे को डाउट कैरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। और जल्द ही इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अगले सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेहतमंद रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय, जय मां भारती।